गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम 28 जुलाई 2020 की कक्षा 10 की वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट्स आपको शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जा रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की पहली वर्कशीट राजनीति विज्ञान में सामाजिक विज्ञान की है, जिसमें आपको संघवाद समझाया जाएगा। संघवाद का मतलब होता है कि सरकार जो सत्ता है वो किस तरीके की है। रीड करना शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। इसमें सरकार की शक्तियों का ऊर्ध्वाकार ऊपर नीचे तरीके से दो या दो से अधिक स्तरों पर विभाजन किया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारों के बीच शक्तियों या कार्यों का बंटवारा किया जाता है। इस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि संघीय व्यवस्था समझाता है, यानी कि सरकार किस तरीके से काम करती है वो आपको समझाया जाता है। जैसे आप इंडिया की, भारत की सरकार को देखेंगे तो भारत की सरकार भी दो स्टेप्स में बटी हुई है। एक सेंटर में बीजेपी की सरकार, ठीक है, जिसके प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, और हमारी दिल्ली में आपकी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हैं श्रीमान केजरीवाल जी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे दो लेवल हैं, एक सेंटर एक स्टेट, ऐसे ही इसे संघवाद कहते हैं। आगे है संघीय सरकार की विशेषता, कि संघीय सरकार जो होती है उसकी क्या विशेषता होती है। तो विशेषता क्या होती है कि दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो दो या दो से अधिक स्तर मैंने आपको बताया। एक केंद्रीय सरकार जो पूरे देश की होती है, एक राज्य सरकार जो सिर्फ राज्य की होती है। दूसरा है संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन। अब संविधान में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार किस तरीके से काम करेगी। अगर आपको संविधान के बारे में ज़्यादा जानना है तो आज ही की डेट की क्लास 9th की वर्कशीट आप देख सकते हैं, उसमें संविधान के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। तीसरा है एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र, यानी कि उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो सरकारों का भिन्न भिन्न होता है, राज्य का अलग और केंद्रीय का अलग। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो न्यायपालिका होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, ना तो वो केंद्र के अंदर आती है और ना वो राज्य के अंदर आती है। पांचवा है संविधान संशोधन आपसी सहमति से, यानी जब सभी लोग चाहेंगे तभी संविधान संशोधन होगा, संविधान में बदलाव आएगा, अन्यथा उसमें बदलाव नहीं आएगा। और आखिरी है देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य, यानी कि जो देश की एकता है उसके लिए संघीय सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय सरकार होगी तो देश में एकता सदैव बनी रहेगी। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। आंसर लिखा है कि सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे तरीके से या दो से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्तियों या कार्यों का बंटवारा किया जाता है। इस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न 2 है, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है? समझाइए। तो आंसर है कि निम्नलिखित कारणों से भारत एक संघीय देश है। सरकार के स्तर हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारतीय संविधान में 3 सूचियां शामिल हैं, जिसमें ऐसे विषय हैं जिसमें संघ और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो स्क्रीन पॉज करके आप अपने आंसर्स लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने आंसर्स लिख लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर भी होता है, क्यों? तो सरकार का संघीय रूप सरकार के विभिन्न निकायों की शक्ति और जिम्मेदारी को विभाजित करता है। केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण मामलों को देखती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से संबंधित है, जबकि राज्य सरकार वे अधिकांश सड़कों के लिए योजनाएं बनाते हैं और भुगतान करते हैं, स्कूल चलाते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, पुलिस और अग्निशमन सेवाएं व्यवस्थित करते हैं, जोनिंग नियम स्थापित करते हैं और लाइसेंस पेश करते हैं। चौथा प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में कारगर होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो संघीय प्रणाली 2 प्रकार की होती है। मुझे लगता है ये आंसर ऊपर नीचे हो गए, तो इन आंसरों को थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ नीचे और इस चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ ऊपर है।
तो चौथे प्रश्न का आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में कारगर होती है। तो जब दो लेवल होते हैं सरकार के तो ज़्यादा आसान होता है लोगों के लिए काम करना। और तीसरा प्रश्न था कि संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर भी होता है, क्यों? तो संघीय प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहला, दोहरा संघवाद मानता है कि संघ और राज्य समान हैं। संघवाद के इस दृष्टिकोण के तहत केंद्र सरकार के पास केवल स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियां हैं, जबकि राज्य अन्य सभी शक्तियों को बरकरार रखते हैं। दूसरा दृष्टिकोण सहकारी संघवाद कहता है कि संघीय सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार से बेहतर है और संघीय सरकार को अपनी शक्तियों का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न तीसरे का जो उत्तर है वो नीचे वाला है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। और चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो ये ऊपर वाला है। स्क्रीन पॉज करके अपने आंसर लिख लीजिए आप। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है आज की। इंग्लिश की वर्कशीट पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में आज भी आपको एक राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला है, जिसके आपको आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग, राइट अप अबाउट रेजिलेंस, फिल अप द ब्लैंक्स, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो रेजिलेंस इज द पर्सन्स कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर and the demands of daily life. Dictionary define includes concepts like flexibility, durability, strength, speed of recovery, buoyancy like building a muscle. Increasing your resilience takes time and intentionality. Focus on four core components: connection, wellness, healthy thinking and meaning can empower you to withstand and learn from difficult and traumatic experiences. To increase your capacity for resilience, we may use these strategies. You may build your connections and prioritize relationships by serving your family, faith and society. Building confidence in your own abilities, self-esteem plays an important role in dealing with and recovering from stress. Another step is to foster wellness and taking care of your body. This may be done by regular yoga, mindfulness or writing diaries and journals. One may also find purpose and help others in time of difficulties. तो ये resilience के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप मुसीबतों का जो सामना करने की क्षमता है वो कैसे है। तो one may also find purpose and helps others in difficulties, like volunteering with local homeless shelter or simply support a friend in their own time of need. One may also find a realistic goal and find opportunities of self-discovery. Accepting that change is a part of life helps one maintain a hopeful outlook. Finally, seek help when you need. It is crucial in building your resilience. तो resilience को build करने के लिए ये सारी चीज़ें important हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप आर्टिकल अपने आप ही पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिलेंस? तो रेजिलेंस इज द पर्सन्स कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। दूसरा है, डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलेंस। इसका आंसर है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलेंस। थर्ड है, फोकसिंग ऑन दीज फोर कॉम्पोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेजिलेंस। तो फोर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? फोर कॉम्पोनेंट्स हैं कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग। ये फोर मेन कंपोनेंट्स हैं जिनसे हम रेजिलेंस बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है, हाउ कैन वी बिल्ड आवर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप्स। तो फोर्थ का आंसर है, यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स बाय सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। फिफ्थ है क्वेश्चन, फाइंड टू स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड रेजिलेंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो दो तरीके थे, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज और अनदर स्टेप इज टू फॉस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। दिस में बी डन बाय योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग जर्नल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू टू हेल्प योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, क्योंकि वो पूछता है कि आप अगर कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे तो आपने क्या किया, आपने अपनी मदद कैसे करी। हो सकता है आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जब आपने एग्जाम देने थे, वो कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे। नहीं हुआ अगर आपसे आंसर तो कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी उसमें मदद करूँगा। तो बच्चों, हमारी इंग्लिश की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। स्क्रीन पॉज कीजिए, अपने आंसर्स लिखिए। मैं आपसे मिलूँगा कल फिर दोबारा नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।